सो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अब तो पढ़ाई एकदम बढ़िया से चल ही रही होगी, राइट सबकी। तो जो जिसने मुझे बायोलॉजी में ज्वाइन किया है, दैट दोज हु आर स्टार्टिंग बायोलॉजी विद मी, तो उन्हें काफ़ी मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी हेल्प डेफिनेटली हुई होगी व्हेन दे वुड हैव रेड एनसीईआरटीज। सो थोड़ा हेल्प तो हुई होगी, डेफिनेटली हुई होगी। लग रहा होगा ओके थोड़ा वट एवर इवन शी इज टीचिंग वो भी थोड़ा जेन्युइन है एंड काइंड ऑफ रिलेटेड है विद एनसीईआरटीज मटीरियल। ओके गाइज, द थिंग इज मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क दैट साइंस तो इज आस्क्ड फ्रॉम लाइक एनीवेयर, राइट। इट कैन कम लाइक एनीथिंग अंडर द सन कैन कम फ्रॉम साइंस। नो, दैट्स नॉट द केस। एज फार एज साइंस इज कंसर्न्ड, भाई जो हमारी साइंस होती है ना वो एनसीईआरटी से ज़्यादा स्टिक रहती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटी, हिस्ट्री एंड दैट स्टफ। येस, वहाँ वो काफ़ी मतलब द रेंज इज़ वेरी वाइड, बट व्हेन इट कम्स टू साइंस वो एनसीईआरटी से रहते हैं स्टिक। नाउ आई वांट से कि जो 30 के 30 क्वेश्चन है वो साइंस से आएंगे, मतलब एनसीईआरटी से आएंगे, नो, बट 25 जरूर आ जाएंगे। सो लाइक वाई आर वी जस्ट वेस्टिंग आर टाइम ऑन द 5 क्वेश्चंस। वो हमें बिल्कुल नहीं पता उनका सोर्स की है कहाँ से। सो रादर देन वेस्टिंग आर टाइम ऑन समथिंग दैट इज अननोन, दैट इज वेग, दैट इज नॉट क्लियर, वाई शुड नॉट वी इन्वेस्ट आर टाइम ऑन समथिंग विच वी नो दैट विल गिव अस बेनिफिट्स, राइट। इनपुट्स भी तो ऐसी जगह देंगे ना हम जहाँ से कुछ बेनिफिट मिले, जैसे हमें पता है यहाँ से। सो गाइज, दोज हु आर सीरियस, दोज हु वांट टू गिव द एग्जाम इन अ प्रिटी सीरियस मैनर, तो एनसीईआरटीज रीड कर लेना। ओके, टाइम है, अभी कर सकते हो। सी द थिंग इज यू वॉच अ वीडियो, ठीक है, दैट इज ओनली 50% ऑफ द जॉब डन, राइट। देन द रिमेनिंग 50 वुड बी डन बाय यू बाय रीडिंग द थिंग्स ऑन योर ओन, राइट। तो ये खुद की रीडिंग, सेल्फ स्टडी इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट वॉचिंग द वीडियो, बिलीव मी, ठीक है। तो अब देखो, वीडियो विल गिव यू अ गाइडेंस एज टू दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, बट व्हेन यू विल रीड ऑन योर ओन यू विल गेन 2-3 थिंग्स एक्स्ट्रा एंड दैट माइट कम इन योर एग्जाम अगेन। ओके, तो ऐसे हमें पढ़ना है। सो दिस इज द लास्ट पार्ट फॉर बायोलॉजी, राइट। हम लास्ट पार्ट करते हैं और कल हम ना एक बढ़िया सा सेशन लेंगे, ठीक है, बढ़िया सा सेशन लेंगे जिसमें मैं बहुत सारे लाइक लगभग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई विल टेक फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके। और वो हम सॉल्व करेंगे कि हमें अब बायो कितनी आई है और हमें थोड़ा सा और मेहनत जितना हम कर सके वो कर लेंगे। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, सिंस आई हैव टेकिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम इन द इंट्रोडक्शन ओनली, सो लेट्स बिगिन। ओके, अब हम बात करते गाइस, देखो we know that हम अपना खाना, that our plants, the greenery, the lush green plants, they are autotrophs, right? They are autotrophs. They make their food on their own. They have automatic way of making their food. And we humans, we Homo sapiens, we are dependent on these plants for our food, right? So we are heterotrophs. हमने already पढ़ा था, तो I think अब तक हमें ये तो बहुत crystal clear हो चुका होगा, right? अभी इसमें कोई हमें doubt नहीं होगा। तो the thing is, अब देखो, we humans, we are dependent on these plants for our food. We cannot survive without food, right? 1 महीने कोई रह जाएगा, 2 महीने, 3 महीने का, फिर डेथ हो जाएगी इंसान की। A person cannot survive without food. If a human being is making a paper, is setting a paper, तो something which he derives energy from, won't he be asking question from that section? ये तो बहुत prominence के question अपने आप हो जाते हैं guys. Plants, they are the cause of our survival. Like इनकी अगर the moment they will vanish, human beings will automatically vanish. तो इनसे related questions तो we have to expect, right? तो इसलिए हमें इनसे related कुछ important terminologies भी पता होनी चाहिए। Since we talk about plant guys, देखो मैं एक छोटा सा प्लांट बना देती हूँ। ये मेरा ह्यूमन भी ऐसा ही बनता है और प्लांट भी ऐसा ही बनता है। लाइक ह्यूमन भी आई विल ड्रॉ लाइक दिस एंड प्लांट भी आई विल ड्रॉ लाइक दिस। बस प्लांट में मैं एक लाइन खींच देती हूँ ऐसे, ठीक है। सो दीज आर द रूट्स, ओके। ये हमें पता है, बेसिक सी बात है, सबको पता होगी, ये रूट्स है एंड दिस इज आर स्टेम। ओके, दिस इज आर स्टेम, दीज आर आर रूट्स, राइट। तो आपको पता है कि जो हमारी, जैसे ये मेरा पौधा है, ओके, तो ये हमारा स्टेम ऐसे ग्रो करता है, ठीक है। आपने किसी स्टेम को यूं ऊपर उठते हुए देखा है? बिल्कुल ऊपर उठता जा रहा है? नो, देयर इज अ डायरेक्शन एज टू विच वेयर द रूट्स आर गोइंग। अब किसी स्टेम को आपने, मतलब इफ सपोज दिस इज अ प्लांट, राइट, ये यहाँ से उगना शुरू हुआ, ये क्या ये स्टेम नीचे मुड़ जाती है, नीचे चली जाती है? नो, इट गोज अपवर्ड whereas root grows downwards. तो मुझे एक बात बताओ, जो मेरी stem है, it grows upwards, right? I will try to clear the basics which will help you in the exam as well, but I cannot go into much depth since we don't have that much time, right? Stems जो है upward जाती है, roots जो है that is downwards, ठीक है। roots की movement कहाँ है? downwards, right?
तो हमें ये पता है। अब मुझे बताओ ऐसा क्यों होता है, लाइक स्टेम अपवर्ड जा रही है, रूट डाउनवर्ड जा रही है, व्हाट इज द रीजन? ओके, देखो ये हमारा सन है, राइट, हमें पता है हमारा सन है। ओके, अब सनलाइट इस प्लांट पे पड़ती है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दिस प्लांट विल प्रिपेयर इट्स फूड, राइट। तो ये सनलाइट इस पे आई, ठीक है। आप एक तरह से गाइज विजुअलाइज करो दैट ये जो स्टेम है, क्या ये सन की तरफ नहीं बढ़ रही है? और ये जो रूट्स हैं आर नॉट दे ग्रोइंग अवे फ्रॉम द सन, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम लाइट। तो हमारा एक बायो में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, दैट इज फोटोट्रॉफिक। फोटो का मतलब ही होता है लाइट, ठीक है, फोटो मीन्स लाइट। तो जो हमारी स्टेम है इट ग्रोज टूवर्ड्स लाइट, ये जो हमारी स्टेम है इट ग्रोज टूवर्ड्स लाइट, और जो हमारी रूट्स है दे ग्रो अवे फ्रॉम लाइट। तो हम ना एक बहुत ब्यूटिफुल टर्म यूज करते हैं कि जो हमारी स्टेम है ना, द स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक, एंड आवर रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। और जो हमारी रूट्स होती है वो नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक होती है। थोड़ा सा स्पेलिंग आप खुद देख लेना, ठीक है। खैर मैं गलत नहीं बता रही हूँ, डोंट वरी, बट एक लिखते लिखते अगर कहीं माइनर सा कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देना, ओके। तो मैं क्या कह रही थी कि जो हमारा स्टेम है इट इज मूविंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, राइट, टूवर्ड्स द लाइट, एंड जो हमारी रूट्स है दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द लाइट। सो दिस स्टेम इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक। फोटो का क्या मतलब होता है? लाइट। सो इफ स्टेम्स मूव्स टूवर्ड्स लाइट इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक, सिंस रूट्स आर रनिंग अवे फ्रॉम लाइट दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। और मैं आपको ना, देखो गाइज, मेरे को ना जो दिमाग में एक एक चीज आती जाएगी ना, इवन आई विल एट दैट एज वेल। तो मेरे ना पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनना। इट इज नॉट समथिंग विच आई हैव रिटन ओनली, इट इज ऑल्सो द थिंग्स जो मैं आपको और बता रही हूँ जहां से क्वेश्चन आ जाएंगे, राइट। देखो मैंने रूट्स आपको बताया, मेरे दिमाग में ये चीज आई गाइस, जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स में हेयर्स होते हैं, राइट, रूट हेयर होते हैं। आई डोंट नो मैं ज़्यादा प्रॉपरली बना पाऊंगी, यानी सपोज दिस इज आर रूट्स, बस समझ जाना कि ये रूट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे रूट हेयर होते हैं, इसे बाल से निकले होते हैं हर रूट के बाहर, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट सीरियस में आ जाता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दीज रूट हेयर? आपको मैंने बताया भी था। तो ये क्या करती हैं, ये इंक्रीज कर देती हैं, इट इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती हैं, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है। सो दिस इज द पर्पज ऑफ द रूट हेयर, ओके। तो ये छोटी छोटी बातें मैं रिट्रेट करती रहूंगी इन द लेक्चर्स, तो आपकी भी रिविजन होती रहेगी अलॉन्ग विद दैट, राइट। हमने बात की फोटोट्रॉफिक की, तो याद रखना फोटो मीन्स लाइट। तो हमारी स्टेम जो है लाइट की तरफ मूव करती है, इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक, और जो हमारी रूट्स हैं वो अवे फ्रॉम लाइट मूव करती हैं, दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। आज के बाद वेन एवर यू सी दिस टर्म डोंट बी स्केयर्ड इन द एग्जाम। भाई फोटो दिखते ही याद आ जाना चाहिए, दे आर टॉकिंग अबाउट लाइट। और कुछ किसी को आइडिया भी ना हो ना, उसे भी दिख जाना चाहिए फोटो का मतलब लाइट होता है यार। हमने इतने वर्ड सुने, फोटोसिंथेसिस मतलब सिंथेसिस होना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटो। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें, इनसे हमारे पेपर में बहुत हेल्प होती है। तो हमें पता लग गया फोटोट्रॉपिक। आई एम ऑलरेडी वार्निंग यू, इट इज अ क्वेश्चन, यू आर इन डेंजर, बिकॉज मेरे को लग रहा है वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी, बट आई हैव टू कवर थिंग्स, राइट। आई कैन नॉट कट इट शॉर्ट। दोज ऑफ यू हु आर नॉट इंटरेस्टेड, हु आर लाइक कि इतना ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना, डोंट स्टडी, बट फॉर दोज हु वांट टू स्टडी आई विल मेक इट क्वाइट एलेबोरेट सो दैट आपकी ज़्यादातर पॉइंट्स कवर हो जाएं, डोंट वरी, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ पेपर में क्वेश्चन किस तरह का आता है। पेपर में क्वेश्चन व्हाट दे आर वेरी क्लेवर, दे विल से which option is correct, ठीक है। अब क्या क्या स्टेटमेंट देंगे? पहला स्टेटमेंट दे देंगे कि दैट स्टेम इज नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक, ठीक है। फिर अगला दे देंगे रूट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक। यूं मतलब ऐसे ऐसे ऑप्शंस आएंगे। अब किसी को फोटोट्रॉफिक ही नहीं पता होगा और नेगेटिव पॉजिटिव कोई ब्रीफ आइडिया ही नहीं होगा, वो इनमें क्या ऑप्शन मार्क करेगा, वो बिल्कुल डिस्कार्ड कर देगा बच्चा इस क्वेश्चन को, ठीक है। और ये थे फ्री के क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं पता होना, बस एक बेसिक हमें आइडिया होना चाहिए, क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। आई थिंक यू मस्ट बी गेटिंग एन आइडिया एज टू हाउ क्वेश्चंस आर गोइंग टू गेट आस्क्ड, राइट। अब देखो हम बात करते हैं जियोट्रॉफिक, ओके गाइस। मुझे बताओ ये जियो वर्ड आपने कहीं तो सुना होगा ना, लाइक हम सुनते हैं ज्योग्राफी। ये जियो क्या है? ये जियो का टंटा क्या है? अभी तो जियो मुझे जियो वाला ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ये जो जियो है
दैट इज इट इज एसोसिएटेड विद योर अर्थ, राइट। जियोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, मतलब अर्थ। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारा स्टेम है ये अर्थ से अवे मूव करता है ना, जो हमारा स्टेम है अर्थ से अवे मूव कर रहा है, और जो हमारी रूट्स हैं दे आर गेटिंग इनसाइड द अर्थ, राइट। तो क्या यहां से मैं एक स्टेटमेंट डिड्यूस कर सकती हूं दैट माई स्टेम इज नेगेटिवली जियोट्रॉफिक, मतलब मेरी जो स्टेम है डज नॉट लाइक अर्थ, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, इट इज इन अ नेगेटिव सेंस जियोट्रॉफिक। और जो मेरी रूट्स हैं इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, ओके। मेरी रूट्स जो हैं दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, दे लव अर्थ, सो दे आर मूविंग टूवर्ड्स अर्थ। यू विल से जियोट्रॉफिक में आज के बाद कंफ्यूजन ही नहीं होगा, यू विल से ओके मैम ने बताया था ज्योग्राफी अर्थ, सो इट मीन्स अर्थ के पास कौन जा रहा है, यू विल से अर्थ के पास तो रूट्स जाती हैं भाई अर्थ के अंदर, सो दे लव earth, so roots are positive about earth, they are positively geographic, whereas stems are moving away from the earth, so they are negative about earth, so stems are negatively geotrophic। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट्स डाल देंगे, पता है now they are leveling up the game, right? what they do is like वो बिल्कुल एकदम like डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने से ज्यादा they give statements and say what is incorrect, what is correct, तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मांगते हैं हम, वो like they want मतलब वो चाहते कि अपन लोगों को थोड़ा सा अच्छा पता होना चाहिए बिफोर गोइंग टू दी एग्जाम, राइट। तो हमें वो चीज करनी पड़ेगी यार, लाइक देयर इज नो शॉर्टकट, पढ़ना पड़ेगा, अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब आपको बेसिक मुद्दे समझ आ गए होंगे दैट व्हाट इज दिस टर्म फोटोट्रॉफिक, व्हाट इज दिस टर्म जियोट्रॉफिक। अब कभी भी स्टेटमेंट आएगा ना हमें डर नहीं लगेगा, ओके। और मेरे को ना आपको एक और कंसेप्ट, एक चीज जैसे जो बहुत आजकल चल रही है दैट इज योर हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है गाइस, ये थोड़ा ना मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है, आई जस्ट वांट टू गिव इट कि क्या पता कहीं काम आ जाए, वी डोंट नो, समवेयर समहाउ इट माइट वर्क फॉर यू। देखो जो हमारे प्लांट्स हैं ये क्या है, इन्हें हमें अर्थ में हम उगाते हैं, राइट, हम सॉइल में उगाते हैं। अब हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी आने लगी है, हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है गाइस, वाटर। तो जो प्लांट्स हम वाटर में उगा दें, तो आजकल ऐसे प्लांट्स आ गए हैं जो हम पानी में उगा रहे हैं, सो दे आर कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। तो ये हमें फोनिक, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और एक और चीज मैं यहीं लिख देती हूँ नीचे, ठीक है, ज़ेरोफाइट्स, ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं ये हमें पता नहीं होती हैं और दैट प्लेज अ वेरी बिग रोल इन द एग्जाम। ज़ेरोफाइट्स क्या होते हैं गाइस, जो लाइक ड्राई रीजन में उगते हैं, जैसे हमारे कैक्टस वगैरह हो गए जो ड्राई रीजन में उगते हैं प्लांट्स, दे आर ज़ीरोफाइट्स। ड्राई रीजन को हम क्या कहते हैं, एरिड रीजन भी कहते हैं, दैट बिल्कुल सूखा है, कुछ नहीं है, ज़ेरोफाइट्स कहते हैं इन्हें, ठीक है। तो और हमें ये पता होना चाहिए, सिंस वी टॉक अ लॉट अबाउट कैक्टस, ठीक है, ये हमारा कैक्टस होता है। तो हम कहते हैं ये जो ये कांटे होते हैं ना कैक्टस में, भी जर्नली जो हम लेमन लैंग्वेज, जो एक नॉर्मल बात बंदे की बात है, वी कॉल इट स्पाइन्स, की ये तो कांटे हैं, ठीक है, स्पाइन्स है, ठीक है। तो बट ये क्या होती हैं, दे आर ऑल्सो लीव्स, बट नेचर इज वेरी स्मार्ट, नेचर सेड कि पूरी लीव को अगर खुला छोड़ेंगे तो वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इन लीव्स को श्रिंक करके रखो, और ये इतनी श्रिंक हो जाती है कि हमें लगता है ये कांटे हैं। सो दे आर नॉट कांटे, दे आर मॉडिफाइड लीव्स। नेचर ने मॉडिफाई कर दिया इन्हें। जैसे हम कोई फोन खरीदते हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज करवा देते हैं ना, कि हमें ये करवाना है भाई, ऐसे कर दो प्लीज। तो नेचर, व्हाट नेचर डज इज दे कैन नॉट गो टू एनीवेयर कि आप हमें चेंज कर दो, नो। नेचर मेक्स थिंग्स इन सर्टेन मैनर कि वो सर्वाइव कर जाए, थिंग्स आर मेड ऑन इट्स ओन कि वो सर्वाइवल के लिए बेस्ट हो। सो दीज आर मॉडिफाइड लीव्स, दे आर नॉट कांटा। अगर आपको लगता है कि ये कांटे होते हैं, सो नो, दे आर लीव्स बट दे अपीयर, ठीक है। समटाइम्स द थिंग्स विच लुक्स लाइक अ सर्टेन वे, दे आर नॉट दैट वे, राइट। जैसे हम एक इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज यूज करते हैं, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, राइट, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। मतलब जरूरी नहीं है हर चमकती चीज सोना ही हो, राइट। तो मतलब जरूरी नहीं है जो चीज हमें दिख रही है वो चीज वैसी ही हो। सो दीज लुक्स लाइक कि ये कांटे हैं बट दे आर मॉडिफाइड लीव्स, पता होना चाहिए। और इन्हें क्या कहते हैं, ज़ेरोफाइट्स कहते हैं, क्योंकि ड्राई रीजन में उगते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या हो गया, पानी में उगा देना, सॉइल वगैरह का टंटा ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, बहुत इजीली हम इसे उगा रहे हैं।
अब हम अगला टॉपिक देखते, तो देखना अब देखो बिल्कुल ना क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ चलना हो कि ये बताया था, एक एक चीज़ दिमाग में रखना, पता नहीं कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ काम आ जाए, राइट। तो जैसे राजस्थान के लिए बोलते हैं ना, पता नहीं आई डोंट नो ऐसे कहा जाता है, राजस्थान है जाने क्या दिख जाए। आई हैव रेड इट समवेयर, आई डोंट नो व्हाई इट इज बीइंग सेड, खैर मैं भी सर्च करूंगी, एकदम मेरे दिमाग में आया। सो प्लांट्स हार्मोन्स की हम बात करते हैं, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन्स क्या, अब देखो लाइक वी टॉक अबाउट एनिमल, गाइस ये हार्मोन्स के क्वेश्चंस तो जरूर आते हैं, या तो आपको एनिमल्स के हार्मोन्स के बारे में पूछ लेंगे, लाइक देखो एक पेपर सेटर के अकॉर्डिंग देखो, वी आर ह्यूमंस, ठीक है, एंड दे वांट टू पुट बायोलॉजी क्वेश्चन, नाउ वी आर नॉट एमबीबीएस स्टूडेंट, अब वो बहुत इन डेप्थ तो वो जाने नहीं वाले कि वो सर्जरी में ही घुस जाएंगे, नो, दे विल से जो हम डेली बेसिस पे हम जो चीज़ें देख सकते हैं हमें उनका तो पता होना चाहिए, दैट 5-6 चीज़ें हमारी डेली बेसिस पे डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, तो कम से कम ये तो पता हो, उससे ज़्यादा ना भी पता हो, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। हम ये नहीं कहेंगे कि सर्जरी कैसे होगी, नो, वी विल से बट ये जो डेली प्रोसेस जो अपने आप होते रहते, कम से कम उतना तो नॉलेज हो बच्चे को। अब प्लांट्स में क्या होगा, प्लांट्स हमें उगते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स हमें लाइक इन पे लीव्स आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वी आर कंटिन्यूसली सीइंग देम, राइट। तो अब पेपर सेटर व्हाट, एक बार पेपर सेटर की थिंकिंग में जाके देखो, अब वो क्या आपको मतलब बिल्कुल इन डेप्थ कुछ पूछ लेगा आउट ऑफ नो वेयर की, जो हमें दिख भी नहीं रहा कि भाई प्लांट के अंदर कुछ ऐसा ऐसा होता है, नो, दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड, क्या पता उन्हें खुद भी ना पता हो इतना, तो वाई विल दे विल टेक योर टाइम, इट दे विल नॉट डू दैट, ठीक है। पर वो क्या करेंगे, वो कहेंगे अच्छा मतलब बच्चों को अब ये ग्रोथ वगैरह तो दिख ही रही है ना कि प्लांट्स की हाइट बढ़ रही है, प्लांट्स की लीव्स हैं, तो बच्चों को इसका पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोन्स की, दैट इज ऑक्सिन्स, प्लांट्स हार्मोन्स की आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, राइट। तो गाइस जो ये हमारे ये ऑक्सिन्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो ये हमारे प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये करते क्या है, देखो हमारा आपने प्लांट देखा है, राइट, प्लांट पे ये लीव्स लगी होती हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं कि ये लीव्स झड़े ना, सो दे हेल्प कि ये जो लीव्स है ना, दैट लीव्स शुड नॉट बी सेपरेटेड, लीव्स का सेपरेशन नहीं होना चाहिए प्लांट से, प्लांट शुड बी हेल्दी एनफ, ये प्लांट खड़ा रहता है, गिरता नहीं है, इट सेव्स द क्रॉप्स फ्रॉम फॉलिंग, ये गिरने नहीं देता उसे, ये हेल्प करता है कि एक जगह खड़ा रहे, राइट। सो ये हमारे ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं ऑक्सिन्स। देन वी हैव आवर जिबरलिन्स, गिबरलिन्स, व्हाटएवर, जिबर बोलते हैं, गिबर बोलते हैं, आई डोंट नो, बट मैं आपको वैसे बता सकती हूँ, ठीक है। ये गिबरलिन्स का क्या काम होता है, हमने एक छोटा सा पौधा देखा, ठीक है, अब ये बहुत बड़ा हो गया, लाइक, तो गिबरलिन्स क्या करते हैं, जो हमारे ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, छोटे, जो ड्वार्फ प्लांट्स होते हैं उन्हें लॉन्ग प्लांट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट, उनकी हाइट बढ़ा देते हैं, तो ये काम होता है गिबरलिन्स का, ठीक है। और क्या करते हैं ये, सपोज एक प्लांट है, रुक गया भैया, वो फल फूल नहीं रहा, तो ये क्या करते हैं, ये उसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देते हैं गाइस। डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है, सपोज एक बच्चा है, वो खड़ा ही हुआ है, ठीक है, वो हिल ही नहीं रहा, मतलब मैम कह रही है कि होमवर्क कर लो ना, ही इज नॉट इवन डूइंग होमवर्क, वो बैठा ही हुआ है, सो दैट पर्सन इज डोमेंट, डोमेंट मतलब नॉट एक्टिव, वेरी लेजी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये से नो वी डोंट वांट द प्लांट टू बी डोमेंट बिकॉज डोमेंसी मीन्स लाइफलेसनेस, तो दे से कि वी विल ब्रेक द डोमेंसी, तो ये ब्रेक कर देते हैं डोमेंसी को, ठीक है। अब देखो इतना इन डेप्थ नहीं आएगा कि डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं, बट एक कंसाइज एक बार आइडिया हो जाए ना, पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा ना, स्ट्राइक कर जाएगा, साइटोकिनेंस, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये देखो मेन जो हमारा पेपर में आ सकता है, दैट इज इट हेल्प्स इन सेल डिविजन इन प्लांट्स, ये डायरेक्टली इनका जो फंडा होता है ना, ये मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिविजन इन प्लांट्स, आपको एबीसी भी ना पता हो ना, सीसी देखो सेल डिविजन, साइटोकिनेंस, सीसी से याद कर लेना, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हम कहेंगे साइटोकिनेंस की हेल्प से होती है सेल डिवीजन, मतलब इट इज ऑल्सो ग्रोथ हार्मोन, राइट। ये जो 3 हार्मोन हमने पढ़े, दे आर ग्रोथ हार्मोन, कोई प्लांट की लंबाई को बढ़ा रहा है, कोई प्लांट की लीव्स को गिरने नहीं दे रहा, कोई सेल डिवीजन प्रमोट कर रहा है, सो दे आर गुड हार्मोन्स, दे आर ग्रोथ हार्मोन्स, राइट। सो सेल डिविजन इन प्लांट, ये उसको मतलब उसमें अपना कोऑर्डिनेशन, अपना वो इनपुट देता है, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर में क्वेश्चन आएगा इससे, कैसे क्वेश्चन आएगा, बिकॉज इट इज एंटाई ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, एंटाई ग्रोथ हार्मोन है भाई
ये कहेगा कि नहीं हम नहीं बढ़ने देंगे प्लांट को, इट विल डू इट्स बेस्ट सो दैट दिस प्लांट विल फेल। ओके, देखो नेचर हैज बैलेंस्ड एवरीथिंग, इफ इट हैज गिवन समथिंग गुड तो इट हैज ऑल्सो गिवन समथिंग दैट इज एंटी टू गुड, राइट? सो एवरी काइंड ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लाइक एवरीथिंग इज इन इक्विलिब्रियम। अगर लाइक नथिंग इज परफेक्ट कि अच्छा ग्रोथ 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 हॉर्मोन्स है, नो, एंटी ग्रोथ हॉर्मोन्स भी होते हैं। सो इट इज अमेजिंग, लाइक हमें लगता होगा कि मतलब नेचर ने ऐसा कुछ नहीं बनाया होगा जो उसे रोके भी, नो, इनसाइड दैट ओनली उन्होंने एंटी ग्रोथ हॉर्मोन्स भी दे दिए, ठीक है? अब ये क्या करता है, ये इसके बहुत सारे काम होते हैं। ये पहला काम करता है, ये ग्रोथ होने नहीं देता, ये सोचता नहीं जैसा है वैसा ही पड़ा रहने दो, मत होने दो ग्रोथ, ठीक है? ये और क्या करेगा, ये चाहेगा कि लीव सेपरेट हो जाए, कि सारी लीव्स झड़ जाएं, सेपरेशन ऑफ लीव्स में काम करता है ये, ठीक है? और ये क्या करता है, ये चाहता है कि जो सीड्स हैं वो स्प्राउट ना हो, जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं, फ्लावर बर्ड्स हैं, वो पूरे बढ़े ना, ठीक है? तो इन्हें डोरमेंट बना देता है। सो एवरीथिंग वर्क्स इन टेंडम, राइट? तो हमारा तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है पेपर में, विच इज एन एंटी ग्रोथ हार्मोन, ठीक है? अब यहाँ बच्चों को नहीं पता होता, दे विल बी लाइक वी डोंट नो। सो इट इज एब्सिसिक एसिड बिकॉज इट इज एक्सेप्शन। तो जहाँ एक्सेप्शन आ जाए वो तो क्वेश्चन पेपर में आता ही है। जैसे ज्योग्राफी में ग्रेफाइट का एग्जाम्पल है, ठीक है? इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये ऑप्शन दे देंगे वो, बिकॉज बच्चों को लगता है ग्रेफाइट तो बैड कंडक्टर होता होगा यार, बट फिर वो जो एक्सेप्शन जहाँ आते हैं ना वो पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। सो एक्सेप्शंस तो हमें छोड़ने ही नहीं है, ठीक है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे हम वेजिटेबल वेंडर्स के पास जाते हैं तो हम कहते हैं ना ये सीजन तो था नहीं भैया, ये फ्रूट इतना बढ़िया कैसे हो गया, तो फिर हम अपने लेमन लैंग्वेज में कह देते हैं इंजेक्शन लगा दिए होंगे, ओके? अब इंजेक्शन लगते किस चीज़ के हैं, ठीक है? दैट इज योर इथाइलिन। ये क्या करता है, ये राइपन कर देता है फ्रूट को, ये फ्रूट को पका देता है, इसका इंजेक्शन। तो हम जैसे नॉर्मल बंदे हम जो हैं, हमें जितनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, वी विल से इंजेक्शन लगा दिया। अब एक कोई साइंटिस्ट बंदा आ गया, वो कहेगा इथाइलिन दे रखा है इन्होंने, इंजेक्शन लगा रखा है। सो दैट्स, हमें ये पता होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है, दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट? कि हमने आर्टिफिशियल वे में फ्रूट को ग्रो कर दिया। तो व्हाट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम एट प्रेजेंट सिनेरियोस, प्रॉब्लम वो भी पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है? जैसे अगर हम बात करें, सपोज दिस इज आवर काउ, राइट? ये हमारी काउ है। हैव यू हर्ड दैट काउस को भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि उनकी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाए? किस चीज के इंजेक्शन होते हैं भाई? ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन होते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा देता है। तो ये जो हमारी काउज होती है, बोवाइन एनिमल्स होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उनको बहुत ज्यादा ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है? तो डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए, बिकॉज हम कहते हैं ना कि दूध भी नकली है, ये भी नकली है। क्यों नकली है, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इंजेक्शन लगते हैं गाय को। कौन से इंजेक्शन लगते हैं, किस चीज के इंजेक्शन लगते हैं, वो हम पूछते ही नहीं। सो लाइक ऑलवेज फाइंड आउट द व्हाई, एज टू व्हाट इट इज, व्हाई इट इज, हम क्यों पूछ रहे हैं, ठीक है? हमें आधा ज्ञान होता है, सो हाफ नॉलेज इज डेंजरस, मोर डेंजरस, ठीक है? तो ये बात है। तो हम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन होते, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? अब सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, एक दो चीजें और मेरे दिमाग में स्ट्राइक करी, ठीक है? गाइस, आपको पता है जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ये जो हमारे प्लांट्स है ना, इन्हें नाइट्रोजन भी चाहिए ग्रो करने के लिए, बट दे से कि हम डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। तो जो व्हाट नेचर हैज डन फॉर देम, सॉइल में इनके एक बैक्टीरिया छोड़ दिया नेचर ने, दैट इज द राइजोबियम बैक्टीरिया। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यार, पेपर में ये क्या करता है राइजोबियम बैक्टीरिया? जैसे ये मेरा प्लांट है, यहाँ बना देती हूँ, ठीक है? तो ये रूट्स हैं, ओके? यहाँ बैक्टीरियाज है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को पकड़ते हैं, ठीक है? उनको ट्रैप करके, उनकी फॉर्म चेंज करके इन प्लांट्स को फीड कर देते हैं कि तुम खा लो, अब तुम यूज करो। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किसका है सॉइल में? राइजोबियम बैक्टीरिया का। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, या तो ये पूछ लेंगे राइजोबियम क्या है, वायरस है, पैरासाइट है, फंजाई है, बैक्टीरिया, व्हाट, हमें नहीं पता होता, बैक्टीरिया है, ठीक है? या ये पूछ लेंगे लाइक विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, यू विल से वी रिमेंबर इट इज राइजोबियम बैक्टीरिया। सो डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। और नाउ यू विल से मैम व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन? लाइक आई डोंट नो वेदर यू सेड दैट और नॉट, बट लेट मी टेल यू,
जो नाइट्रोजन है उसका यूज़ क्या होता है, तो ये हमारी प्लांट्स में प्रोटीन्स बनाता है। कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए ना दैट विच थिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, ऑलवेज रिमेंबर इट इज नाइट्रोजन। एकदम तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें छोटी छोटी बातें एग्जाम से पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत हेल्प कर जाती है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाती है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, अब इनसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, सो वी शुड नॉट लीव दिस इशू, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट, गाइस रिप्रोडक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एज वेल एज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उससे भी एक दो क्वेश्चन जरूर डाल देते हैं, ठीक है। तो अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट्स। तो सबसे पहले जो हमें मेजर चीज़ें पता होनी चाहिए, सो ये देखो, ये बस द डायग्राम आई हैव यूज्ड हियर इज द पार्ट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर्स के पार्ट, तो दो पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वन इज योर स्टेमन, अनदर वन इज योर कार्पल, ठीक है। देखो स्टेमन तो दिखाई रखा है, कार्पल इन्होंने दिखा नहीं रखा। तो जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक प्लांट में, दैट इज योर स्टेमन, ठीक है। याद रखना कि ओके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, स्टेमन, ओके। फीमेल रिप्रोडक्टिव, जस्ट अ सेकेंड, ओके, हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है भाई, सो ये हमारा हो जाता है कार्पल, ठीक है। तो कार्पल एंड स्टेमन, दिस थिंग यू शुड नो। अब हमारी बात क्या आती है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गए, स्टेमन हो गए, ठीक है। अब ये जो स्टेमन, यहाँ आपने देखा होगा सिंस दिस इज स्टेमन, राइट, इस पे ये पोलन्स लगे हुए हैं। ये जो आपको येलोइश वो फ्लावर्स पे दिखते नहीं, जो थोड़ा सा हाथ लगाने पे एकदम झड़ जाते हैं, तो ये काइंड ऑफ पोलन्स ना, ये मैं एक बार थोड़ा मैकेनिज्म बता देती हूँ सो दैट आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए जिसको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। देखो दिस इज आवर स्टेमन, ठीक है। स्टेमन पे हमारे ये पोलन्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमें दिखते भी यार, फूलों में आप देखोगे ना ये थोड़े येलोइश इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड, सो दीज आर पोलन्स। तो क्या होता है, जैसे मान लो एक मधुमक्खी आ गई, ठीक है, मधुमक्खी आई उड़ती हुई, तो ये इस पोलन पे बैठ गई, ठीक है। इसने इस पोलन, अब ये जो पोलन है वो इसके पैर से चिपक गया, तो मधुमक्खी तो उड़ गई। अब ये मधुमक्खी दूसरे फ्लावर पे जाके बैठ गई, ठीक है, और ये कहाँ, ओवरी में इसने ट्रांसफर कर दिए पोलन्स। तो पोलन्स क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का पार्ट है। तो ये जब पोलन ओवरी में चले जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो एक फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और यहां से एक नया, तो ये रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, ठीक है। पोलन्स जब ओवरी में जाते हैं तो फर्टिलाइज हो जाते हैं, सो दैट्स व्हाट हैपन इन द प्लांट्स, ओके। तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, इट्स स्टेमन, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, यू शुड रिमेंबर कार्पल। अब फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को बहुत ज्यादा इलेबोरेट कर देते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ नहीं रुकता। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में काफी पार्ट आ जाते हैं, तो यू शुड नो दैट, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन क्या आता है, इसमें 3 पार्ट होते हैं, मैं लिखती हूँ, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा भी है, स्टाइल भी है, ओवरी भी है, ठीक है। कैसे क्या है मैकेनिज्म, यहाँ मैंने दैट्स व्हाई आई अटैच दिस फोटो सो दैट थोड़ा सा आपको आइडिया मिले। देखो जो हमारे पोलन्स थे, मैंने बताया था पोलन शुड फर्टिलाइज इन दी ओवरी, ओवरी में जाने चाहिए। तो मधुमक्खी आई, मधुमक्खी अब क्या करी ना, जैसे ही मधुमक्खी स्टिग्मा पे बैठी सी, ये है मेरा स्टिग्मा, ठीक है, ये स्टिग्मा है यहाँ, ये कवरिंग बाहर की। सो व्हाट गॉड हैज डन इज, व्हाट नेचर हैज डन इट, ये है थोड़ा स्टिकी, इससे चीजें चिपक जाती हैं। तो व्हाट हैपेंस इज, मधुमक्खी के पैर पे थे पोलन्स, द मोमेंट दैट मधुमक्खी सैट हेयर, तो ये स्टिकी सब्सटेंस था, थोड़ा सा वो पोलन चिपक गए। तो पोलन्स जैसे ही चिपके अब वो नीचे चले जाएंगे यहाँ से, और ये जाके ओवरी, दिस इज द ओवरी, और ये जो लंबी सी पाइप है दिस इज स्टाइल, ओके। तो पहले अब पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है गाइज वो देखो। अब हमें कुछ बच्चे क्या है जो रीड करेंगे वो बस स्टेमन और कार्पल याद करके चले जाएंगे। अब देयर इज वन मोर स्टेप कि अब क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी हैं, इनमें से लाइक 4 ऑप्शन दे देंगे, दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस एंड दे विल से व्हिच वन इज नॉट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। नाउ यू शुड नो इट इज स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। एक और क्वेश्चन जो फ्रेम हो सकता है इज दैट इनको सीक्वेंशियली लगा दो कि पहले जो पोलन है वो स्टाइल, अब देखो ऑप्शन क्या आएंगे, सीक्वेंशियली अरेंज करो, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ऐसे लिख देंगे कि पहले जो पोलन है वो ओवरी में जाता है फिर स्टिग्मा, नो। सो यू शुड नो द ऑर्डर, पहले स्टिग्मा, देन इट गोज इनटू स्टाइल एंड देन इट गोज इनटू ओवरी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, सिक्वेंशियली लगाना, ठीक है, सिक्वेंस में लगाना, ये क्वेश्चन आता है। अब और क्या क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ही ये पोलन अंदर गया और ये जाके फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक है,
पेपर में आएगा कि ये जो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद देखो 3 प्रोसेस होते हैं जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे ने पता होगा, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रॉय डेवलपमेंट, ठीक है। ये 3 प्रोसेस होते हैं सीक्वेंशियली जब ये पोलन फर्टिलाइज कर जाता है ओवरी में। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, ये जो तीन मैकेनिज्म है ना, इन्हें आगे पीछे लगाते हैं, ठीक है। दैट दिस टेक्स प्लेस इन दी ऑर्डर जाइगोट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रो फॉर्मेशन। नो, रिमेंबर इट दैट पहले फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट फॉर्मेशन होता है, फिर एम्ब्रो फॉर्मेशन होता है। गाइज इन चीजों से इतने क्वेश्चन निकल जाएंगे ना, ये छोटी छोटी हमें लग रहा है कि क्या फर्क पड़ता है, ये कौन ही पूछेगा, वहां पूछते हैं और काफी अच्छे लेवल पे पूछते हैं। सो दोज of you who had no idea, I want even them to have an idea, okay? तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ना तो एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगी। लाइक अगर हम अपने 10 क्वेश्चन भी अप कर गए ना यार, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 10 क्वेश्चन की तो बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है जो हर कोई कर सकता है। इट इज नॉट लाइक दे आर नॉट गोइंग इनटू द टेक्निकलिटीज, क्वांटम फिजिक्स नहीं पूछेंगे, वो बेसिक आइडिया पूछेंगे, वो हमें होगा ना एग्जाम में हो जाएगा। अब बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। देखो भाई, अब इससे क्या क्वेश्चन, एक ना आइडिया होना चाहिए, राइट। हम प्लांट्स को ग्रो करता देख रहे हैं, हम नए नए फ्लावर्स बनते हुए देख रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। सो दैट्स द सैडेस्ट पार्ट, राइट। तो अब बात होती है सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें सपोज ये मेरे 2 फ्लावर्स थे, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। सो ये मेरा फ्लावर 1 था और ये मेरा फ्लावर, अब मैं ऐसे ही बना सकती हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं अच्छा बना सकती। सो दिस इज फ्लावर 1 एंड दिस इज फ्लावर 2। तो सपोज फ्लावर 1 के जो पोलन्स थे ना, सपोज दिस फ्लावर मस्ट बी हैविंग सम पोलन्स, ठीक है, और इसमें भी पोलन्स और ओवरी दोनों होंगे। तो जब ये पोलन, एक मधुमक्खी आई तो यहाँ के पोलन उठा के इस ओवरी में ट्रांसफर कर गई। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन व्हेन 2 डिफरेंट प्लांट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, जब 2 डिफरेंट फ्लावर्स, 2 डिफरेंट प्लांट्स आर इन्वॉल्व। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है भाई, ये जो पौधा था, लाइक बस इसी को कंसिडर करो कि इसी का पोलन इसी के ओव्यूल में गिर गया और एक मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया। सो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आता है वो सुनो, ठीक है। पूछा जाएगा कि पॉलिनेशन किस किस चीज की वजह से हो सकता है। मेरे को तो सिर्फ मैंने आपको मधुमक्खी का एग्जांपल दिया कि मधुमक्खी पोलन ले आई और दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पेपर में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। सो यू शुड नो दैट इट इज विंड। विंड से भी तो हो जाता है यार, विंड से भी तो पोलन उड़ेंगे और क्या पता वो ओवरी में लैंड कर जाए। विंड हो गई हमारी, वाटर, बारिश के टाइम भी होता है ट्रांसफर, वाटर and animals, these 3 are the agents for pollination। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। गाइज मैं सिर्फ जो बोल रही हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी नेग्लेक्ट मत करना। यूं मत करना कि बस एक मैं जो लिख दूं स्किप कर दो, फिर स्किप कर दो। नो, डोंट डू दैट। वट एवर आई एम स्पीकिंग फॉर अ रीजन, ओके। हैव सम फेथ, ढंग से सुनो और समझो क्वेश्चन किस तरह आएंगे, सो दैट व्हेन यू गो फॉर योर एनसीईआरटी रीडिंग आपके दिमाग में ये चीज अपने आप प्ले करती जाए। ओके, ये भी बताया था, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। हमारे 3 क्वेश्चंस तो मैंने यहीं से बता दिए। सिक्वेंशियली प्लेस करो, इसे प्लेस करो, ये एजेंट्स क्या हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में। डोंट स्किप व्हाट आई एम सेइंग। if I am not writing that very explicitly but I am saying it, तो it means it is of some prominence, that's why I am talking it with you, ठीक है। अब एक और चीज जो मेरे को लग रहा है कि पेपर में आ सकती है, where is my cursor, okay। तो देखो, एक मैंने अब फ्लावर्स ना 2 तरह के होते हैं। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मैं बताती हूँ इसके बारे में, और एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, ओके। बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है, बाइसेक्सुअल प्लांट्स एंड यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, ठीक है। तो ये जो यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं, जिसमें या तो सिर्फ स्टेमन होगा या कार्पल होगा, ठीक है। ईदर स्टेमन और ईदर कार्पल, मतलब या तो स्टेमन, यहां समझ जाना, स्टेमन और कार्पल, मतलब या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा या कार्पल। लेकिन जो बाय होता है, बाय मीन्स दोनों, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें स्टेमन भी होता है और कार्पल भी होता है। नाउ क्वेश्चन कैसे आएंगे, एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। हमारा जो पपाया है, पपाया हम खाते हैं, द वाटरमेलन दैट वी कंज्यूम, दे आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब पेपर में अगर आ जाए विच आर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जरूर आ जाते हैं, मतलब पेपर दे आर इंपॉर्टेंट, राइट। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन
कौन से होते हैं? हिबिस्कस, ये एनसीईआरटी में गिवन है यार। हिबिस्कस, मस्टर्ड, हम कहते हैं ये किसको पता होना चाहिए? हमें होना चाहिए, बिकॉज एनसीईआरटी में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइसेक्सुअल फ्लावर, डायरेक्ट ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक हिबिस्कस जरूर होगा। सो एकदम क्लिक होना चाहिए। अच्छा वो बताया था यार, मे बी हिबिस्कस हो, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, आपको हिबिस्कस कहीं दिख रहा होगा, किसी कोई बहुत टफ क्वेश्चन आ गया होगा, हिबिस्कस दिख रहा है, यू विल से यार बाकी सब तो मैंने पढ़ा नहीं, बट ये मैं बहुत बार सुन चुका हूँ, इट इज ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस। देयर यू कैन टेक अ चांस इफ यू फील लाइक, चलो हिबिस्कस मार्क करके देखते, क्या पता सही हो जाए। समटाइम्स वी हैव टू टेक सम चांसेस, राइट? तो देयर इफ यू फील लाइक, टेक अ चांस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? तो देखो कितने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, बस पेपर में यही आ जाते हैं यार, एंड देन वी जस्ट थिंक ओके ये हो क्या रहा है, लाइक कहाँ से दे रहे हैं क्वेश्चन, हमने तो कभी ये चीज़ें पढ़ी ही नहीं है, पढ़ी है बस कभी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। रिप्रोडक्शन एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट, ठीक है, ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। बाइनरी फिजन, देखो पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है, आपको पता होगा ये हमारा अमीबा है, ठीक है। अमीबा, अमोइबा, कोई कुछ भी बोल देता है, देखो आप अपने हिसाब से बोल लेना। इसका क्या होता है, इसका यार इर्रेगुलर शेप होता है, ये अपना ना शेप चेंज करता रहता है, राइट? इसका इर्रेगुलर शेप होता है, और ये क्या खाना कैसे खाता है आपको याद ही होगा, जैसे सपोज दिस इज फूड, तो ये इसकी तरफ खिसकता है, इसको पूरा एनगल्फ कर लेता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। ये आपको, तो ये टर्म किससे रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये अमीबा से रिलेटेड है, तो इर्रेगुलर शेप है, चेंजेस इट शेप, अमीबा यूनिसेल्युलर है, सूडोपोडिया की हेल्प से फूड को एनगल्फ कर लेता है, ओके। छोटी छोटी बातें एग्जाम में डायरेक्ट आपको फ्री के मार्क्स दे देती है, ठीक है। अब ये जो अमीबा है ना, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमीबा रिप्रोड्यूस कैसे करता है। यूनिसेल्युलर है यार, सिंगल सेल प्रेजेंट है। क्या करता है अमीबा, सपोज दिस इज आर अमीबा, यहाँ इन्होंने दे रखा होगा, यस देखो ये हमारा अमीबा है, राइट। अमीबा क्या हुआ, ये सिंगल सेल था पहले, अब क्या हुआ इसका, देखो ये न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस डिवाइड होने लग गया थोड़ा, और ये दो हिस्से आपको बनते हुए दिखने लग गए, राइट। थोड़ी देर बाद ये दोनों हिस्से और दूर चले जाएंगे, और फिर एक टाइम आएगा जब 2 डॉटर सेल्स हो जाएंगी। सो दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। बाइनरी का तो पता ही होगा ना, मतलब होता है बाइनरी का 2। फिजन का मतलब क्या होता है यार, आपने 2 वर्ड सुने होंगे, एक तो सुना होगा फ्यूजन, एक सुना होगा फिजन, ठीक है। फिजन का मतलब क्या होता है कि एक चीज 2 टुकड़ों में टूट जाए, ठीक है, मतलब लाइक फिजन हो गया, टूट गई। फ्यूज करने का मतलब क्या होता है, 2 चीजें थी वो आपस में जुड़ गई, ओके, दैट इज फ्यूजन, दैट इज फिजन। अब मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि सन सन इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसमें कौन सा रिएक्शन होता है उसके अंदर, ठीक है, फ्यूजन या फिजन। ये भी पेपर में वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, सन में फ्यूजन है फिजन है, किस तरह का है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो बाइनरी मतलब 2 हिस्सों में टूट गया, बाइनरी फिजन। तो अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लाइक दे विल गिव यू बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन। Even if you have no clue regarding what budding is, what fragmentation is, सोचना ही नहीं है, जस्ट सोचो ये डायग्राम याद करना, ओके, that was an amoeba और 2 हिस्सों में बट गया। सो अमीबा डिवाइड्स बाय बाइनरी फिजन, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब हमारा एक ये चीज हो गई, उसके बाद हमारा एक हो गया लिशमेनिया। आपने सुना होगा लिशमेनिया, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काला अजर। काला अजर पता है किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से होता है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, ये कुछ आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं है, उसमें दे रखा है। तो ये जो लिशमीनिया है हमारा, ये भी बाइनरी फिजन करता है, बट ये इतना नहीं आएगा कि लिशमीनिया करता है यानी, बट अमीबा का आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बस पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि काला अजर किसकी वजह से होता है, सो यू विल से लिशमीनिया, अब याद होना चाहिए, ठीक है। और आपको पता होगा कि एक हमारा जो हमने मलेरिया में इतनी बार कहते हैं, मलेरिया हो गया इसको, ठीक है। तो ये जो मलेरिया का जो पैरासाइट होता है जिसकी वजह से होता है, दैट इज प्लाज्मोडियम। आज के बाद अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना, प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, ठीक है। तो ये जो मलेरिया होता है हमें इस प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, तो ये पेपर में क्वेश्चन आएगा। अब एनसीईआरटी में थोड़ा और फ्रेम करके लिख रखा है दैट इट रिप्रोड्यूसेस विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल फिजन, पर मेरे को नहीं लगता इतना इन डिटेल पूछेंगे, बट ये पता जरूर होना चाहिए मलेरिया, सिंस वी टॉक सो मच अबाउट मलेरिया, लोगों को होता रहता है, सो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, ठीक है। दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थॉट होनी चाहिए, अमीबा बाइनरी फिजन, लिशमेनिया बाइनरी फिजन, काला अजर लिशमेनिया की वजह से, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया, और ये मल्टीपल फिजन से होता है। अगला मेरा क्या है, दैट इज योर बडिंग, ठीक है। अब बडिंग क्वेश्चन कैसे आता है यार, यीस्ट
जो हमारा आपने यीस्ट सुना होगा, यीस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ बडिंग। ओके, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है, यीस्ट रिप्रोड्यूसेस विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन। तो बस एक ना मोटा मुद्दा दिमाग में बना लो, ठीक है, तो उससे बहुत हेल्प हो जाएगी। और इसके साथ एक और चीज है, एक और बंदा है जो बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है, दैट इज हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा भी यही प्रोसेस करता है, यूज यीस्ट भी। तो बस पेपर में यही आएगा। अब फ्रेगमेंटेशन कौन यूज करता है, दैट इज योर स्पायरोगायरा। ठीक है, स्पायरोगायरा, आई थिंक मैं स्पेलिंग मैंने कोई थोड़ी गलत लिख दी, एक बार मुझे चेक करके बता देना जो भी सही स्पेलिंग है। इट्स स्पायरोगायरी। डायरेक्ट क्वेश्चन ही ऐसे आ जाते हैं। नाउ इट इज नॉट टाइम कि हम बहुत इन डेप्थ घुसे कि दैट व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। नो, जस्ट स्टिक टू द टॉपिक्स एंड ओके, ये क्वेश्चन आ जाएगा तो इसको इस तरह से लो और उस तरीके से पढ़ो और एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी जितनी हमने सोची नहीं थी। ठीक है, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सिंस वी आर ह्यूमंस, एनिमल्स, सोशल एनिमल्स, तो हम पढ़ते हैं टिश्यूज एंड हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। भाई एनिमल के हॉर्मोन्स तो आने ही आने हैं, और कुछ आए या ना आए, एनिमल्स हॉर्मोन्स आर गोइंग टू गेट आस्क्ड, तो हम वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, राइट। और गाइज मेरे को ना एक ना प्लांट से रिलेटेड ना आपको एक और चीज़ बतानी है, एकदम क्वेश्चन स्ट्राइक किया। एक मोजाइक डिजीज होती है प्लांट्स में, ठीक है, आई डोंट नो, मेरे को इतना इन डेप्थ इसका नहीं पता, मोजाइक डिजीज, व्हाट इज मोजाइक डिजीज। तो ये एक प्लांट डिजीज होती है, ठीक है, ये वायरस की वजह से होती है। पेपर में ना डायरेक्ट ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि मोजाइक डिजीज बैक्टीरिया की वजह से होती है, पैरासाइट की वजह से होती है, इसकी उसकी, तो याद रखना ये वायरस की वजह से होती है। ठीक है, और एक और चीज, हमारे ना जो कुछ ना प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के, जो उसे मिलने ही मिलने चाहिए फॉर द सेक ऑफ इट्स ग्रोथ। ठीक है, 3 प्राइमरी 3P होते हैं। ठीक है, 3P होते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। P स्टैंड्स फॉर प्राइमरी न्यूट्रिएंट। तो ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन, देन यू हैव योर फॉस्फोरस, ठीक है, और ये हमारा हो गया पोटेशियम। ठीक है, ये 3 होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं प्लांट के लिए। नाइट्रोजन क्यों होता है भाई, फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। किसके थ्रू होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में मे बी दे कैन आस्क। ओके, थोड़ा सा अवेयरनेस हमें होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। 2 तरह के ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पहले बात करती हूँ मैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दे आर डक्टलेस। ठीक है, दे आर डक्टलेस ग्लैंड, ये मतलब बिल्कुल दे डोंट हैव एनीथिंग टू स्टोर। ठीक है, डक्टलेस होते हैं। इनसे क्या सिक्रीट होता है, हार्मोन सिक्रीट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें पता ही नहीं होती। अब देखना डिफरेंस क्या होगा, फिर पता लगेगा क्वेश्चन कैसे आता है। डक्टलेस होते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तो ये होते हैं, दे हैव अ डक्ट, ओके, बट दे सिक्रीट्स एंजाइम्स, ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं। काफी बच्चों को ये मिसकंसेप्शन होती है, मेरे को भी थी, कि जो भी ग्लैंड्स होते हैं ना वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, बट व्हेन आई स्टार्टेड देन आई केम टू नो दैट एक्सोक्राइन सिक्रीट्स एंजाइम्स, एंड ये जो हमारे क्राई वाले हैं, देखो एंडोक्राइन दे सिक्रीट्स हार्मोन्स। ओके, पेपर में यही दे टेक अ एवरेज है। ठीक है, दे थिंक कि बच्चों को नहीं पता होगा ये डिफरेंस, तो यहीं से क्वेश्चन बना देते हैं, बिकॉज दे थिंक इतना किसने पढ़ा ही नहीं होगा। तो अब हम बात कर लें अगर हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, इनके एग्जांपल्स होते हैं भाई हमारा डाइजेस्टिव भी। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करती हूँ, थोड़ी उसकी वजह से राइटिंग ठीक हो जाएगी, मतलब इट वुड बी डिसर्नेबल, बट आप एक बार देख लेना। स्वेट ग्लैंड्स हो गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गया, हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया। आपको पता है ना सलाइवरी ग्लैंड्स कौन सा एंजाइम रिलीज करते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, हमारे मुंह में। ठीक है, जैसे ही हम खाना डाइजेस्ट कर, मतलब मुंह में when we ingest it, ठीक है, तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, डक्ट्स होते हैं या नहीं, सो दे हैव डक्ट्स। ओके, कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे दैट एक्सोक्राइन ग्लैंड, व्हाट इज इनकरेक्ट, दे विल से दे सिक्रीट्स हार्मोन। यहाँ हम फंस जाएंगे, हम कहेंगे समझ ही नहीं आ रहा कौन सी चीज गलत है। सो ये चीज, ये एम्फेसिस ले करना। ठीक है, अब बात है एंडोक्राइन ग्लैंड की। अब भाई यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन बहुत सारे, क्योंकि इसमें बड़े इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं। ठीक है, एक हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है दैट इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। भाई ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है यार। उसके बाद हमारा हो गया थायराइड ग्लैंड, देन वी हैव आवर पैराथायराइड ग्लैंड, हमारा एड्रेनलिन ग्लैंड हो गया। ओके, नहीं सॉरी, पैराथायराइड हो गया। ठीक है, पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया। ओके, तो ये हमारे हो गए एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दे आर डक्टलेस, दे सिक्रीट हार्मोन्स, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, ठीक है, एंड ऑल दैट स्टफ। अब
क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो इतना तो हमें पता लग गया। और एक मैंने आपको पहली वीडियो में क्या दिया था कि जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज इट एक्ट्स एज बोथ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। आई सेड कि मैं आपको बाद में बताऊंगी व्हाट इज दिस एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। सो नाउ एज आई हैव टोल्ड यू, अब दिमाग में कंफ्यूजन मत रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सो वी शुड बी एबल टू डू दैट, राइट। अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी की। देखो यार, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेट मी सी, मैंने इसके लिए स्लाइड अलग से बनाई है कि नो, ओके मैं यहीं पे आई विल एडजस्ट, वेट, ओके। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड की बात अगर मैं करूं, मैं एक एक करके समझा दूंगी, डोंट वरी। पिट्यूटरी ग्लैंड गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है, ये हमारा, एक तो सबसे पहली बात, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पेपर में ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं जी, इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। या मतलब मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, थायराइड दे देंगे, पैरा दे देंगे, पिट्यूटरी दे देंगे, कोई भी दे देंगे, यू शुड नो पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। तो ये जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ना ब्रेन में, तो ये कंट्रोल करता है हमारे मास्टर ग्लैंड, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को। भाई पिट्यूटरी ग्लैंड, नाउ यू विल से व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। तो यार आपने देखा होगा कुछ लोग जैसे बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, जाइजेंटिज्म हो जाता है, मतलब हद से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत छोटे रह जाते हैं, उसे हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। तो ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये एक हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या था, एंडोक्राइन था, तो एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हमारा हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज, आपने नाम नहीं सुना होगा, इट इज योर सोमैटोट्रॉफिक, ठीक है। सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन रिलीज करते हैं। अगर ये हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए बॉडी में, जाइजेंटिज्म हो जाता है, और अगर ये हार्मोन बहुत कम रह जाए तो हमें ड्वार्फिज्म हो जाता है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। मतलब ग्रोथ हार्मोन्स में बहुत इंपैक्ट डालता है पिट्यूटरी हमारी ग्रोथ में, कि हमारी ग्रोथ बहुत ढंग से हो रही है या नहीं। सो इट इज द वर्क ऑफ दिस पिट्यूटरी ग्लैंड, सो यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। अब हमारा अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये हमारा हो गया थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये हमारी ना गाइज नेक में प्रेजेंट होता है। पेपर में अगर ये आ जाए वेयर इज इट प्रेजेंट, डोंट वरी, से इट इज प्रेजेंट इन दी नेक, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, पता होना चाहिए, थायरॉक्सिन हार्मोन। अब आपने सुना होगा जैसे हमारा जो नमक होता है, इस क्या कहते हैं, जो भी है नमक है हमारा, तो उसमें क्या होता है, उसमें आयोडीन होता है। हम लिखते हैं ना आयोडाइज सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट, ठीक है। ये आयोडीन क्यों जरूरत है हमें, वाई डू वी रिक्वायर आयोडीन इन आवर बॉडी। ये जो आयोडीन है ना गाइज, आयोडीन अगर ये हेल्प करता है थायराइड को थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करने में, ओके। दिस आयोडीन हेल्प्स थायराइड ग्लैंड टू रिलीज थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है आयोडीन की, अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है ना आयोडीन की, तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज ही नहीं करता और हमारी नेक बहुत स्वेल कर जाती है, स्वोलन नेक प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इस डिजीज को क्या कहते हैं, ग्वाइटर, ग्वाइटर हम कहते हैं, ग्वाइटर हो गया। तो ग्वाइटर इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ व्हाट, आयोडीन, ओके। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, देन वी से पता नहीं कहाँ से आ गया, ओके। तो ये हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थायराइड। अब मैं बात करती हूँ अपने पैराथायराइड की। यहाँ पे पैरा, तो थायराइड समझ लेना, टी लिख दिया मैंने, पैरा, चलो मैं लिख देती हूँ, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो पैराथायराइड क्या करता है, इसका काम होता है यार, ये कैल्शियम मेंटेन करता है बॉडी में, ठीक है। पैरा एंश्योर्स की कैल्शियम की कमी, और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है बॉडी में। तो ये दो हार्मोन्स रिलीज करता है गाइस पैराथायराइड हमारा। एक तो होता है कैल्सिटोनिन, ठीक है, कैल्सिटोनिन, और अगला होता है पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। कैल्सिटोनिन कब रिलीज होता है, जब हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ कैल्शियम हो। नाम से ही पता लग रहा है कैल्शियम के लिए ही होगा कुछ, ठीक है। और पैराथायराइड हार्मोन कब ये रिलीज करता है, जब डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में कैल्शियम की। तो याद रखना हमारा पैराथायराइड किसको मेंटेन करता है, कैल्शियम को हमारी बॉडी में, ठीक है। ये छोटी छोटी फैक्ट्स हैं। अब इससे बाहर तो मेरे को नहीं लगता आएगा, बट फिर भी थोड़ा सा वी डोंट नो, लाइक 100% तो इवन आई कैन नॉट अश्योर यू, बट हाँ बहुत ज़्यादा हमने अच्छी तरह कवर कर लिया, ओके। पैराथायराइड हो गया हमारा। अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, दैट इज़ योर पेंक्रियाज, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना, हमें ना बड़ी कन्फ्यूजन रहती है यार इन चीज़ों में। देखो यार, हमारा जो पेंक्रियाज है ना, ये प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन प्रोड्यूस करता है हमारा पेंक्रियाज।
इंसुलिन का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में ना शुगर लेवल को मेंटेन करता है कि शुगर ना बढ़े ना घटे, ठीक है। अगर किसी बंदे को डायबिटीज हो जाए, डायबिटीज़ में क्या होता है, एक्सेस शुगर लेवल हो जाता है बॉडी में, तो हम क्या करते हैं, उस बंदे को कौन सा इंजेक्शन देंगे, इंसुलिन का इंजेक्शन देंगे, बिकॉज इंसुलिन रेगुलेट्स द शुगर लेवल। और नॉर्मली जर्नली बॉडी में कौन प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, दैट इज योर पेंक्रियाज। पेंक्रियाज क्या है, बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। पेंक्रियाज का जो जूस होता है, इट इज यहाँ मैं लिखती हूँ वेट, पेंक्रियाज का जो जूस होता है दैट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, ओके, सब कुछ डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है ये। तो एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, कंप्लीटली डाइजेस्टिव, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी का, ठीक है। इतनी तो इन्फॉर्मेशन आ गई, अब कहाँ से आएगा क्वेश्चन इनमें से, ठीक है। बट ये दिक्कत है, हमें याद नहीं रहता, वी डोंट रिवाइज इनफ एंड वी गो ब्लैंक एट द टाइम ऑफ एग्जाम, तो हमें वो नहीं करना। और ऑक्सीटोसिन मैंने आपको बता ही दिया, ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन इन मैमल्स, ठीक है। और भी जो हार्मोन्स है, हमारे रिप्रोडक्टरी हार्मोन्स हैं, उनसे रिलेटेड भी थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि उनसे भी एक दो क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, ठीक है। लाइक टेस्टोस्टेरोन, ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कि ये मतलब लैक्टेटिंग मदर्स के लिए सिक्रीट होता है, ये वो जो भी छोटी मोटी बात है जो एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत दे रखा होगा वो पढ़ लेना, ठीक है। मेजर हमने कवर कर लिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, बट रिप्रोडक्टरी हार्मोन्स को मत छोड़ना, वो भी एक बार देख लेना इफ यू हैव टाइम, ओके। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड इफ यू हैव टाइम। अब बात करते रहे वाइटामिन्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी दे देते हैं, लाइक इफ दे आर बोर्ड, लाइक कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा। सबसे पहले तो ये काम किसका था, एफजी हॉपकिंस का, ठीक है, वाइटामिन्स, ओके। डायरेक्ट ये भी पूछ लेंगे कि किसका काम है, तो भाई बता देना भाई ये है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन ए की। पेपर में आता क्या है भाई, देखो कभी कभी इफ दे वांट टू सेट अ गुड लेवल पेपर, दे विल आस्क यू व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर विटामिन ए एंड व्हाट इज द बीमारी, व्हाट इज द लाइक प्रॉब्लम कॉज्ड बाय, ठीक है, द डेफिशिएंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सो विटामिन ए का नाम है, आप बताइए दो खुद, मतलब सोचो अगर पता होगा, इट इज रेटिनॉल, ठीक है। इससे क्या होता है, आंख की बीमारी हो जाती है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, दिखता नहीं हमें, डायरेक्ट पेपर में आ जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू विटामिन ए, बी, सी, डी। नहीं तो अगर पेपर का लेवल थोड़ा अप करना है तो रेटिनॉल, फलाना ढिमकाना, जो भी है, जो इनके केमिकल नेम है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, मतलब सबसे पहले तो इसका देख लो, इसका नाम है थायमीन, B1 है ये, और ये याद रखना इट इज B1, बी के बहुत पार्ट्स हैं, B1, B2, B3, B6, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे। तो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इज B1, ओके। तो इसकी वजह से क्या होता है, बी बेरी बेरी, ओके, बेरी बेरी हो जाता है, ठीक है। बेरी डायरेक्ट पेपर में आता है, बेरी बेरी किसकी वजह से होता है, किसकी डेफिशिएंसी, थायमीन, रेटिनॉल, समझ गए ना क्वेश्चन कैसे आता है, तो बस मैं वो बता रही हूँ। विटामिन सी, जैसे किसी को बहुत ब्लीडिंग गम्स वगैरह की दिक्कत रहती हो किसी को, तो डेंटिस्ट से दैट दे प्रिस्क्राइब दैट टेक विटामिन सी, एब्सकॉर्बिक एसिड लो। जो हमारे लेमन, ऑरेंजेस वगैरह, इसमें भी खूब विटामिन सी होता है। हमारे सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, सी सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज वगैरह हो गए, खूब विटामिन सी होता है। ये क्या करता है हमारा, इससे इसकी मतलब डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी हो जाता है, हमारे गम्स स्वेल कर जाते हैं, स्वेलिंग ऑफ गम्स हो जाता है, गम्स ब्लीड बहुत करते हैं, पायरिया हो जाता है, सिवियर पायरिया बंदे को। सो दिस हैपेंस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की, ओके। विटामिन डी का अब केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल। अब ये हमें पता होना चाहिए, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है, थोड़ा बेंड कर जाते हैं ना छोटे छोटे बच्चों के लेग्स, तो दैट इज योर रिकेट्स, डायरेक्ट पेपर में आ जाएगा। और मुझे बताओ, सनलाइट, जब हम सनलाइट सोक इन करते हैं तो हम बहुत ज्यादा विटामिन डी ले लेते हैं सन से, ठीक है। तो ये तो मुन्ना भाई MBBS में भी है कि दैट मैं इसको विटामिन डी प्रोवाइड कर रहा हूँ सनलाइट में, ठीक है। तो इतना तो हम वहीं से ही सीख गए होंगे। अगला है हमारा विटामिन ई एंड के। दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू टर्म्स। इफ द एग्जामिनर इज इन अ गुड मूड, लाइक बहुत कि बिल्कुल ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट पूछेगा तो पूछ लेंगे, टॉसोफेरॉल है, ठीक है। और क्या इसकी वजह से क्या होता है, फर्टिलिटी कम हो जाती है बॉडी में, ठीक है, लेस फर्टिलिटी हो जाती है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन की ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, बट फिर भी फाइलोक्विनोन होता है ये, ठीक है। अगर किसी ने बायो पढ़ी होगी, मे बी दैट पर्सन नो। इससे क्या होता है, नॉन क्लॉटिंग हो जाती है। मतलब अगर मान लो आपका, जैसे हम नॉर्मली क्या होता है, अगर हम गिरते हैं, हमारी लाइक हमें चोट लगती है, सो वी कीप ब्लीडिंग, बट आफ्टर सर्टेन टाइम वो रुक जाती है ब्लीडिंग, एक पपड़ी सी आ जाती है, वहाँ एक लेयर सी बन जाती है, क्लॉट हो जाता है ब्लड। बट यहाँ नॉन क्लॉटिंग होती है, मतलब इफ यू विल स्टार्ट ब्लीडिंग ना, यू विल कंटिन्यूसली ब्लीड, आप मतलब बॉडी अपने आप उसे रोक ही नहीं पाएगी। सो दिस हैपन्स ड्यू टू विटामिन के, ओके। 2-3 चीजें जो मैं और बताना चाह रही हूँ, दैट इज 2 विटामिन बी एंड सी ना, ये जो 2 विटामिन होते हैं, राइट, ये दे आर सॉल्यूबल इन वाटर।
यहाँ लिख देती हूँ मैं, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, ये आपके वाटर में सोल्यूबल हैं। और बाकी के जो रेस्ट हैं, रेस्ट ऑफ द वाइटामिन्स, दे आर सोल्यूबल इन फैट्स। तो ये मतलब उसमें यार व्हाट आई डोंट नो व्हाई आई मिस दैट वर्ड, मतलब मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, सोल्यूबल इन फैट्स। ओके, सो दिस हैपेंस, राइट। तो बी एंड सी एंड रेस्ट का सिनारियो ये है। तो बस हमें इतना पता होना चाहिए। यू विल से इतना ज़्यादा हो गया, बस इतना क्या ही बचा है, लाइक बहुत पढ़ लिया हमने, मतलब बस इतना करते करते हम बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ गए, राइट। बट यार पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब बात करते हैं टिश्यूज। आई थिंक ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया होगा, लाइक मोस्ट ऑफ यू वुड बी स्लीपिंग आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक यू विल से इतनी कहानी कैसे याद होगी, पेपर तक रिटेन ही नहीं कर पाएंगे। ओके, दोज ऑफ यू हु कैन रिटेन गाइज डू इट। आई नो समटाइम इट विल अपीयर बोरिंग बट वी हैव टू परसिस्ट, राइट। वी शुड नॉट लीव थिंग्स। अगली हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। सिंस वन पर्सन हैव सेड टू मी कि मैम आपने प्लांट टिश्यूज तो करवा दिए बट एनिमल टिश्यूज नहीं करवाया, आई हैव केप्ट दैट फॉर द एंड, ठीक है। थोड़ा सा कंपाइल कर लिया था मैंने। सो लेट्स टॉक अबाउट टिश्यूज। मोटी मोटी नॉलेज, ज़्यादा मत सोचना कि बहुत ज़्यादा बता दूंगी, याद नहीं रहेगा। एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं यार, हमारी बॉडी में लाइनिंग्स होती है, राइट। ये ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन्स है, कोई भी लगा लो, इंटेस्टाइन, स्टमक, फलाना ढिमकाना। सो ये जो इनकी लाइनिंग होती है ना, इनकी जो बिल्कुल एक्सटीरियर लाइनिंग होती है, ये हमारी एपिथेलियल टिश्यूज की वजह से होती है। तो एपिथेलियल जो हमारे टिश्यूज होते हैं ना, एपिथेलियल टिश्यूज, ये कवरिंग बनाते हैं, लाइनिंग बना देते हैं, लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है, लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स। अब आई डोंट नो वेदर आई शुड गो इन द डेप्थ और नॉट, बट मैं जो फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड थोड़ा सा उनके लिए मैं बता देती हूँ, बाकी कैन स्किप दिस 2-3 मिनट्स पार्ट, ठीक है। मैं पहले ही वार्निंग दे देती हूँ कि नहीं यार तुम मत करना अगर मन नहीं है तो, ठीक है। गाइज जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स हो गया हमारा, और हमारी जो लंग्स में एल्वेलॉय होते हैं, ठीक है, इनमें जो एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो देखो ये पेपर में आ जाता है कभी कभी, सिंपल स्क्वैनेमस टिश्यूज होते हैं, वो सिंपल होते हैं, ठीक है। स्क्वैनेमस कुछ नहीं होता, ये मत सोचना कुछ नई बात बता दी। नो, ब्लड वेसल्स और एल्वेलाई में बहुत सिंपल लेयर होती है एपिथेलियल टिश्यूज की। दे आर कॉल्ड सिंपल स्क्वैनेमस टिश्यूज, सिंपल एपिथेलियल जो भी है, स्क्वैनेमस सिंपल स्क्वैनेमस है, बस ये समझ लेना, ठीक है। दूसरा क्या है, अब क्वेश्चन आएगा हमारी स्किन में किस तरह के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। देखो यार हमारी स्किन बहुत डेलिकेट है, लाइक बहुत वियर एंड टीयर होता है, कटती रहती है, फटती रहती है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स होनी चाहिए सो दैट हम प्रोटेक्ट कर पाएँ इसे। तो जो स्किन होती है ना उसमें इस तरह के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं कि बिल्कुल जो लेयर्स में लगे हों, स्ट्राटा में लगे हों, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैनेमस एपिथेलियल टिश्यू। मतलब स्ट्राटा लेयर्स में होती है स्किन का टिश्यू, ताकि हम वियर एंड टीयर को सरवाइव कर पाए, वरना एक ही लेयर बना दी नेचर ने स्किन की, वो तो उखड़ गई, तो बस हो गया बंदे का काम। सो दिस इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैनेमस एपिथेलियल टिश्यू, राइट। उसके बाद हम बात करें, अब ये नाउ दिस इज टू मच, अब ये तो बिल्कुल ही जिसको बस जो जानने का इच्छुक हो ना बस वो देख लेना, बाकी यू कैन स्किप फॉर 1 मिनट, ठीक है। एक होता है कॉल्यूमिनर स्क्वैनेमस एपिथेलियल टिश्यू, ये प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स में। इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग कवरिंग होती है ना वो कॉलम की हेल्प से होती है। और एक हमारा होता है क्यूबॉइडल, तो ये जो क्यूबॉइडल स्क्वैनेमस एपिथेलियल टिश्यू है ये किडनीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। किडनीज की लाइनिंग इससे होती है। इफ दे वांट टू अप द गेम अ लॉट, ये पूछ लेंगे कि कॉल्यूमिनर, क्यूबॉइड, स्ट्रैटिफाइड, अदरवाइज बेसिक चीज से पूछ लेंगे यहाँ से या यहाँ से, ठीक है। सो इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट, ठीक है। ये वाला पार्ट पहले वाले तो सभी देख लेना, बाकी जो कुछ ज्यादा हो इच्छुक वो देख लेना, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज मतलब जो कनेक्ट कर जाए, राइट। हमारा कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू गाइज, बोन्स इज अ कनेक्टिव टिश्यू, हमारी मसल्स हो गई इज अ कनेक्टिव टिश्यू, हमारा कार्टिलेज हो गया। अब यू विल से अब हमें इनका थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ज्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा डेफिनेटली। सिंस अब मैं ना यहाँ एक बार आपको बस ब्लड का थोड़ा सा मोटा मुद्दा बता देती हूँ। ब्लड हमारा ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ऐसा क्या। अब पेपर में देखो क्वेश्चन, हाउ दे आस्क क्वेश्चन, दे विल से इज एनी टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म,
like is any connective tissue in fluid form? Yes, no, फलाना ढिमकाना. So you will say yes because blood है ऐसा, blood connect करता है पूरी body को and it is a fluid connective tissue, only fluid connective tissue. Guys, blood का काम क्या होता है? हमें लगता है खूनी तो मतलब बस क्या ऑक्सीजन लेके जा रहा है. नो, ये क्या करता है? ये हमारा ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, डेफिनेटली ऑक्सीजन, CO2, हमारे खाने को ये ट्रांसपोर्ट करता है, राइट. इंजेशन में जब खाना मिलता है उसके बाद एक्सक्रेशन के लिए खाने को ट्रांसपोर्ट करता है ये ब्लड. हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है ब्लड. सो मेनी फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय ब्लड एंड इट इज कनेक्टिंग द एंटायर बॉडी. इट इज द ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यू शुड नो. देखो, ब्लड दो हिस्सों से बनता है. वन इज योर प्लाज्मा, जैसे हमने डिस्कवरी पे कभी देखा होगा, वो पानी जो होता है ब्लड में, दैट इज द प्लाज्मा. प्लस और उसमें कुछ जैसे रेडिश कैरेट जैसे वो बिखरे होते हैं, दैट इज RBC, WBC, हमारे प्लेटलेट्स, राइट. तो ये चीज़ें थोड़ी मतलब थोड़ी कंक्रीट फॉर्म में होती है. ये प्लाज्मा तो वाटर होता है, जो वाटर आपको दिख रहा होता है, डिस्कवरी पे देखा ही होगा. एंड दिस इज योर कंक्रीट फॉर्म, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है. तो अब पेपर में क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है हम वो देख लेते हैं. हमारा इतना आ जाएगा कि जो हमारा फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, किस क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, और जो ये पार्ट है RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है. आपको पता है कि जब डेंगू हो जाता है इंसान को तो उसका प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो जाता है, मतलब एकदम सिवियर डिक्रीमेंट हो जाता है. तो ये होता है डेंगू में, क्या होता है, प्लेटलेट्स पे फर्क आता है. RBC की अगर हम बात करें, आपको पता है RBC कंटेन्स हीमोग्लोबिन, ठीक है. तो अगर एक बहुत जो लेडीज में प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है, दैट इज अनीमिया की, ठीक है. अनीमिया क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी. इन मोस्ट ऑफ द फीमेल्स व्हाट वी विल सी कि जब हम ब्लड डोनेट वगैरह करने जाते हैं तो हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता है. देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. सो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इज कॉल्ड बाय अनीमिया. लाइक अनीमिया जो बीमारी होती है, दैट इज कॉल्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के कम हो जाते हैं. हमें ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, पेपर में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है. सो दिस वाज योर फॉर योर ब्लड, ओके. अब 2-3 चीजें और जो मुझे मतलब आपको पता होनी चाहिए. हमारी जो बोन्स हैं, दे आर वेरी हार्ड, ओके. तो ये किसकी वजह से हार्डनेस होती है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की वजह से. दो ये चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करती हैं इन प्रोवाइडिंग द हार्डनेस, ओके. अब हम बात करते हैं 2 चीज़ और, मैं आपको 1-2 इन्फॉर्मेशन गाइस और दे देती हूँ, यहीं दे देती हूँ, ठीक है. अगर हमारी जो सपोज दीज आर आर बोन्स एंड बोन्स, तो बोन्स और बोन्स को कनेक्ट करता है लिगामेंट. आप जैसे सुनते होगे लिगामेंट टीयर हो गया यार हमें, मतलब बोन्स एंड बोन्स को जो चीज, जो टिश्यू कनेक्ट कर रहा था लिगामेंट, वो फट गया, वो टूट गया, ठीक है. तो बोन्स एंड बोन्स को कनेक्ट क्या करता है? लिगामेंट. और मसल्स एंड बोन्स को क्या कनेक्ट करता है? मसल्स एंड बोन्स को टेंडन्स, ठीक है. तो ये हमें पता होना चाहिए. छोटी सी बातें मे बी थोड़ी हेल्प कर जाती है एग्जाम में. अब हम बात करते हैं मसल्स की, मसल टिश्यूज जो होते हैं गाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मसल्स बॉडी में कुछ लोग मसल्स बनाते हैं अपने बाइसेप्स, ट्राइसेप्स. तो मसल्स, इन्हें क्या कहते हैं हम? मसल्स के प्रोटीन्स, दे आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. तो डायरेक्ट पेपर में आता है ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स किस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं. सो इट इज प्रेजेंट इन द मस्कुलर टिश्यू. अब ये 2 तरह के होते हैं गाइस. देखो, अब मेरे को लग रहा है आप में ज्यादातर तो बस अब बेहोश हो ही गए होगे कि उफ, इतना मतलब यू विल बी लाइक, इतना ज्यादा सोचा नहीं था हमने, कितना भी मतलब इतनी छोटी सी तो बॉडी है, इसके बारे में तो आज तक नहीं सोचा था कि यार इतना ज्यादा मैकेनिज्म अंदर चल रहा है. बट यस, चल रहा है तो वी शुड नो अबाउट इट, राइट. तो ये हमारा हो गया. देखो, मसल्स भी 2 तरह की होती है. एक होती है वॉलेंट्री मसल्स, वो होती है गाइस जो हम अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, जैसे हाथ की मसल और ऐसी मसल, ठीक है, वॉलेंट्री मसल होती है. तो इन्हें हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं और इन्हें हम स्ट्राइएटेड मसल भी कहते हैं, ठीक है. बट और एक मसल्स होती है इनवॉलेंट्री मसल्स, जैसे हमारी ऑइसोफेगस, फूड पाइप अपने आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करती है, आप कॉन्शियस भी नहीं होते दैट इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंडिंग. हमारा स्टमक है, जब खाना अंदर जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करता है, पता भी नहीं लगता हमें. तो दीज मसल्स मूव इनवॉलेंट्री, दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स, ओके. और ये होती है अनस्ट्राइटेड, इन्हें नाम दे रखा है बस. अब नाउ यू कैन टेक अ लॉन्ग ब्रेथ नाउ, लाइक यू वुड बी फाइन. होने वाला है, लेक्चर खत्म होने वाला है. कार्टिलेज आपको पता है हमारे नाक में जो होता है, नाक का टिश्यू, हमारे ईयर लोब्स जो होते हैं उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है. थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. एडिपोज टिश्यू किस लिए होता है? फैट स्टोरेज के लिए. दीज टिश्यू स्टोर द फैट्स, ठीक है. तो डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आ जाता है फैट स्टोरेज के लिए कौन सा टिश्यू होता है? यू विल से एडिपोज टिश्यू, ठीक है.
सॉरी गाइज, मसल टिश्यू मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, तो वो आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा, तो वो ध्यान देना, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट नर्वस टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तुम्हारा नर्वस टिश्यू है, ठीक है। सबसे पहले तो जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ना यार, सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस टिश्यू का, दैट इज योर न्यूरॉन्स। डोंट कंफ्यूज न्यूरॉन्स विद नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स कहाँ होते हैं? किडनी में होते हैं, किडनी के बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ओके। डोंट कंफ्यूज न्यूरॉन्स विद नेफ्रॉन्स। तो न्यूरॉन्स है बेसिक यूनिट। अब ये डायग्राम देख लो, इसमें से क्वेश्चन, ये जो हमारा जो, अब देखो मैं जितना अपने अकॉर्डिंग बना पाऊंगी मैं मतलब बना दूंगी। सो ये हमारा न्यूरॉन है, ठीक है। ये जो हमारी ये जो ब्रांच होती है दैट इज कॉल्ड एक्सॉन, ठीक है, मतलब ये जो पूरी टेल होती है, और ये हमारा होता है न्यूक्लियस का, मतलब न्यूरॉन का न्यूक्लियस। और ये जो डंडियां से निकली हुई हैं, ब्रांचेस निकली हुई हैं, इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। ये जो हमारी देखो, ये इसमें अच्छा फिगर में बना रखा है, ये जो डंडी सी हैं, ब्रांचेस सी हैं, दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और ये हमारा एक्सॉन हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि टेल को क्या कहते हैं भाई, एक्सॉन कहते हैं, और जो ब्रांचेस है उन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। ये किस में होता है? ये नर्वस टिश्यू में होता है, और नर्वस टिश्यू तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको भी आपको पता होना चाहिए। लाइक एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय आवर नर्व्स, राइट। वट एवर वी आर फीलिंग, वट एवर, लाइक हम कोई अगर हम चीज छू लेते एकदम वी बैक ऑफ, क्यों करते हैं? विद द हेल्प ऑफ नर्व्स पूरा सिग्नल कैरी कर देती है तुरंत, ओके। तो हमारी ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। यू विल गेट द पीडीएफ ऑन टेलीग्राम गाइज, टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगी मैं। आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ ऑन टेलीग्राम। एक बार आराम से तसल्ली से बैठ के पढ़ लेना, और दोज हु वांट टू ज्वाइन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और आपको विद इन 1 आवर मैं ऐप पे भी इसके क्वेश्चंस को कर दूंगी अपलोड, क्विज इनका बना दूंगी गाइज। लाइक अब मतलब फर्स्ट जो क्विज है उसको 100 बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया, लाइक 600 पीपल केम टू सी द क्विज। आई वॉज वेरी शॉक्ड, बट 100 showed the courage to actually do the quiz. I don't know why, ठीक है। एंड some of you have asked me, मैम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा दो ताकि हम 1-2 बार कर लें, तो आई विल इंक्रीज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देयर एज वेल। सो गो टू द ऐप, डू द क्विज गाइज। आप एक ना थोड़ा वो इन्फॉर्मेशन बार बार खुद प्रोसेस हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगी और उस पर ऐप पे आपको क्विज मिल जाएगा। ट्राई टू अटेम्प्ट द क्विज गाइज। देखो हमें ना मेहनत करनी पड़ती है यार, लाइक नथिंग कम्स फॉर फ्री इन द वर्ल्ड। लाइक आप सोच रहे हो बैठे बैठे एग्जाम क्लियर हो जाएगा, वो नहीं होता। जो बच्चा मेहनत नहीं करके जाएगा उसका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, टू बी वेरी फ्रैंक। तो हमें मेहनत करनी है। और अगर देखो मेरे को लाइक इफ यू गाइज विल नॉट बी इंटरेस्टेड आफ्टर सर्टेन टाइम इन डूइंग द क्विज एंड स्टफ, यू विल बी थिंकिंग कि बेकार का टाइम वेस्ट है, जस्ट टेल मी कि मैम ज़रूरत नहीं है क्विज वगैरह की, तो हम बस वैसे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इवन आई विल अंडरस्टैंड व्हाट यू गाइज वांट, ठीक है। तो मैं भी उसके अकॉर्डिंग आई विल वर्क, ठीक है। एंड लाइक गाइज हमारा AFCAT 2 कोर्स वी हैव स्टार्टेड, लाइक हमने कर दिया है शुरू, तो 15 से ही शुरू हो गया था। सो इट इज़ गोइंग वेरी वेल। सो इफ एनी वन ऑफ यू वॉन्ट्स टू प्रिपेयर फॉर AFCAT 2 विद अस, दे कैन ज्वाइन अस ऑन आवर ऐप, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि उन्हें तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, लाइक दे हैव 6 months, अब हमारे पास लगभग अब तो खैर 5 महीने ही हो गए हैं, तो टाइम इज फ्लाइंग, टाइम एक्चुअली फ्लाइज। तो ये 5 महीने कभी 2 महीने भी बन जाएंगे और नोटिफिकेशन आ चुका होगा और हमने तैयारी नहीं की होगी। सो एनी वन ऑफ यू हु वांट्स टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, लाइक हु थिंक्स दैट पर्सन इज अ वेरी एवरेज पर्सन, सो वी विल टीच इन अ मैनर कि हर तरह के बच्चे को इंप्रूवमेंट दिखे, ओके। लाइक इफ यू विल बी सेटिस्फाइड, गो फॉर इट। लाइक एक बार चेक करो कि किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। इफ यू फाइंड इट वर्थ इट, गो एंड कम एंड जॉइन अस, राइट। तो अगर किसी को मेहनत करनी है, यू कैन कम एंड जॉइन अस एंड देन वी विल सी, ओके। एंड एट द लास्ट, थैंक यू सो मच गाइज। और मुझे बताना कि क्विज रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, व्हाट इज द इशू, नहीं मन करता, क्या सीन क्या है, सो दैट इवन आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, व्हाट गोज इन योर माइंड। तो भाई मेहनत करो यार, एग्जाम है, लाइक मजे मजे में तो क्लियर होगा नहीं, अगर बेस अच्छा नहीं है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंड इफ वी रन अवे फ्रॉम हार्ड वर्क, नथिंग विल कम आउट। सो जस्ट वर्क हार्ड एंड वी आर टुगेदर, राइट। हम हर कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करें जितनी हम इतने टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड जस्ट वर्क प्रेटी हार्ड, ओके। थैंक यू सो मच गाइज।